नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखो, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक पढ़े हैं उन पर आधारित प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है। इसको पहले मैं आपको लिख देता हूं, देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, जो फर्स्ट प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका है वो ये है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। निम्नलिखित 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 अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए जिसकी सेल समीकरण, सेल अभिक्रिया हमको दी हुई है वो यह है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एंड इसकी कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर, एरो का साइन Mg2 प्लस एंड इसकी कंसंट्रेशन है 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। ये इसकी सेल अभिक्रिया है। इसी में सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि यदि ई नोट सेल यानी कि सेल के मानक सेल विभव का मान, सेल का जो मानक सेल विभव है उसका मान आपको दिया हुआ है, यदि ई नोट सेल का जो मान है वो है 3.17 वोल्ट, तो ई सेल बराबर क्या होगा उसकी गणना आपको करनी है। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा हुआ है, यदि सेल का जो मानक सेल विभव है वो आपको दिया हुआ है 3.17 वोल्ट, तो जो आपका सेल का सेल विभव है उसकी बात आपसे करवा रहा है, अर्थात उसको आपसे पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल को दर्शाते हैं, सेल को निरूपित करते हैं। अब आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल को निरूपित करने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, एनोड को बाईं ओर लिखते हैं, कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अर्थात एनोड को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले धातु को लिखते हैं, उसके बाद धातु आयन को लिखते हैं। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, अर्थात कैथोड को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, पहले धातु आयन को लिखा जाता है, फिर धातु को लिखा जाता है। कैथोड और एनोड के बीच में दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं लगा दी जाती है। तो देखो भाई, इस अगर सेल अभिक्रिया को हम ध्यान से देखें तो Mg जो है किस में बदल रहा है, Mg+2 में बदल रहा है, अर्थात Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Mg तो किसका काम करेगा, यहाँ एनोड का काम करेगा, क्योंकि एनोड का ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ Ag+ किस में चेंज हो रहा है, Ag में चेंज हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन, तो किसका काम करेगा, कैथोड का। तो पहले हमको एनोड को लिखना है, देन उसके बाद कैथोड को लिखना है। देखो भाई, सबसे पहले हमने लिखा Mg सॉलिड, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, Mg किस में चेंज हो रहा है, Mg+2 में चेंज हो रहा है, एंड इसकी कंसंट्रेशन है 0.130 मोलर। ये तो हो गया एनोड। एनोड के बाद दो ऊर्ध्वाधर रेखा लगाते हैं। यहां Ag+ जो है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0001 मोलर, और ये किस में चेंज हो रहा है, Ag सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो इस अभिक्रिया का जो सेल है इसको कुछ इस प्रकार से हम निरूपित करते हैं।
अगली बात, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, यदि ई नोट सेल का मान 3.17 वोल्ट है तो जो ई सेल होगा उसका मान क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो यहां हम किस समीकरण का यूज करेंगे बच्चों, नैनसेट समीकरण का यूज करेंगे। यहां किस समीकरण का यूज करेंगे, नैनसेट समीकरण का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे नैनसेट समीकरण से नैनसेट समीकरण क्या होता है आपका, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटे में एन लॉग बेस 10, और यहां हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। देखो भाई, ई सेल बराबर ई नोट सेल का मान आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 3.17 वोल्ट, 3.17 माइनस 0.0591 बटे एन की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि mg किस में चेंज हो रहा है, mg+2 में चेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता। यहां ऊपर हम क्या लिखेंगे, mg+2 की कंसंट्रेशन लिखेंगे, किसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, mg2+ की कंसंट्रेशन लिखेंगे, वो आपका ठोस अवस्था में Ag, तो ठोस पदार्थों की जो सांद्रताएं होती है वो कितनी मानी जाती है, इकाई। इसका मतलब ऊपर क्या लिखेंगे, mg2+ की कंसंट्रेशन कितनी 0.130, और नीचे क्या आ जाएगा Ag की पावर 2, और Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0001 का स्क्वायर। चलो भाई, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 3.17 माइनस, अगर 0.0591 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0.0295 के समथिंग आ जाएगा, 0.0295 लॉग बेस 10, ये हो जाएगा 0.130। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, साइड में कर लेते हैं अलग से, 0.0001 मल्टीप्लाई बाई 0.0001 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 0.1234567 कुछ इस टाइप से आ जाएगा क्या। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो भाई, यहां हम लिख सकते हैं 10⁻⁸, ये सब कुछ ऐसा हमने लिखा। आगे देखिएगा बच्चों, 3.17 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम अगर पॉइंट को 1 के बाद लगाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को 1.30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+8। इसको क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, 3.17 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1.30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, क्या लिख सकते हैं इसको 10⁻7, इसको हम लिख सकते हैं, बोलो भाई, इसको हमने क्या लिख दिया 1.30 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 को क्या लिखा जा सकता है 10⁻7 लिखा जा सकता है। आगे समझिएगा, देखो भाई, ये तो 3.17 ऐसे के ऐसे है, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर
3.17 माइनस 3.17 माइनस 0.0295। अब यहां से इसको कैसे ओपन हम करेंगे, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, यानी कि इसको हम ओपन कर लेंगे log बेस 10 1.30 प्लस ये क्या आ जाएगा, कंटिन्यू log बेस 10 और ये बचेगा 10 टू पावर 7। इसको देखिएगा बच्चों कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10 1.30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है 0.1139 और 10 टू पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, यहां से सिंपल क्या आ जाएगा, इस एल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 7.1139। अगर 0.0295 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7.1139 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है कितनी आएगी, इसको समझिएगा, ये हो जाएगा इस एल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.21 कितना आ जाएगा 0.21। और जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास इस सेल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों 2.96 वोल्ट, कितनी आएगी 2.96 वोल्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो गया भाई। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि किसी सेल की सेल रिएक्शन है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, इसको आपको निरूपित करना है। आगे क्या दिया हुआ है, इस सेल का जो मानक सेल विभव है वो दिया हुआ है 3.17 वोल्ट। तो यहां आपको क्या कैलकुलेट करना था, इस सेल का मान। इसको हमने कैसे निरूपित किया, पहले हमने एनोड को, देन उसके बाद कैथोड को। एनोड को प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु आयन, उसके बाद दो खड़ी रेखाएं लगाई, उसके बाद क्या लिखा धातु आयन और उसके बाद धातु। यहां इसको देखो भाई, ये क्या है आपका साम्यावस्था स्थिरांक के, और के की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उत्पाद बटे क्रियाकारक। यहाँ क्या था, उत्पाद आपका Mg2 प्लस, तो Mg+2 की कंसंट्रेशन लिखी। यहाँ क्रियाकारक क्या था Ag, अब इसके साथ स्टोइकियोमेट्री गुणक 2 है तो इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी 2। इस सब को सॉल्व किया तो इस सेल का हमारे पास जो मान आया वो कितना आया 2.96 वोल्ट। चलो भाई, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले क्या कीजिएगा बच्चों, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से नोट करो। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको समझिएगा ध्यान से, कि डैनियल सेल का, समझो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है ये तो। डैनियल सेल के लिए ई नोट सेल का मान आपको दिया हुआ है, बात को ध्यान से समझिएगा। डैनियल सेल के लिए ई नोट सेल का मान आपको दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। कितना दिया हुआ है बच्चों 1.1 वोल्ट। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए।
मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। सेल समीकरण जो आपको दी हुई है वो ये है Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन एरो का साइन Zn 2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड, ये आपको दिया हुआ है। यहां आपको क्या दिया हुआ है, डेनियल सेल का जो मानक सेल विभव है बच्चों वो आपको दिया हुआ है कितना 1.1 वोल्ट। सेल समीकरण आपको दी हुई है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, मानक गिब्स ऊर्जा का मान पूछ रहा है, अर्थात ये आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां n की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां n की वैल्यू कितनी है 2, f की वैल्यू कितनी होती है लगभग 96500 कूलाम पर मोल, एंड ई नॉट सेल जो है वो आपको दिया हुआ है ही कितना है 1.1 वोल्ट। इन सब को यहां एक बार पुट कीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका माइनस n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय f की वैल्यू कितनी है 96500 कूलाम पर मोल, एंड ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ई नोट सेल की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1.1 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जी नोट। अगर इन सबको मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है कि इन सबको कैलकुलेट करने पर क्या वैल्यू आएगी और उसकी यूनिट क्या होगी। सुनो ध्यान से, आपके लिए होमवर्क क्या है, इन सब को कैलकुलेट करने पर वैल्यू क्या आएगी तथा उसकी यूनिट क्या होगी। ये आपके लिए सिंपल सा क्या है होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन था। आपको डेनियल सेल का मानक सेल विभव दिया हुआ था 1.1 वोल्ट, सेल समीकरण आपको दी हुई थी, डेल्टा जी नॉट का मान आपसे पूछ रहा है, इसके लिए n की वैल्यू 2, f यानी कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, ई नॉट सेल का मान आपको दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पुट करेंगे, क्या लिख देंगे, इसकी जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, देखो भाई यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा, अगर ई नोट सेल की बात करें तो कितना दिया हुआ है आपको 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ मोल इनवर्स आपको दिया हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, आर टी अपॉन एफ को ध्यान से हम देखते हैं, आर टी बाई एफ को हम ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ आर की जो यूनिट होती है वो ये होती है जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर की जो यूनिट हम लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं केल्विन। बेटा फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, कूलाम पर मोल में होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स कैंसिल हो जाता है, कूलाम इनवर्स से कूलाम ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जूल पर कूलाम, क्या बचेगा जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोल देते हैं वोल्ट बोल देते हैं, क्या जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोल देते हैं वोल्ट बोल देते हैं। यानी कि इस वोल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कूलाम को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर मोल, क्या हो जाएगी जूल पर मोल हो जाएगी, क्या हो जाएगी जूल पर मोल हो जाएगी। और जूल पर मोल को हम किलो जूल पर मोल में भी चेंज कर सकते हैं, वो आपका काम है कि जूल पर मोल को
किलो जूल पर मोल में कैसे चेंज करोगे। इतना मैंने आप लोगों को बताया। अब थोड़ा सा आपका होमवर्क बचा हुआ है, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। अभी इसकी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, जूल पर मोल में आएगी। उसको आप किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आती है क्या। सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते हैं। एक बार नोट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यह है, उसको मैं लिखता हूं एक बार आपके सामने, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है pH इज इक्वल टू 10, pH इज इक्वल टू 10 के विलियन के संपर्क वाले विलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से बच्चों एक बार, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है उसको एक बार समझिएगा। आपको विलियन की पीएच कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। इसके संपर्क में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका विभव आपको जो है कैलकुलेट करना है। कीजिएगा बच्चों एक बार इसको। चलो भाई, कर लिया। अब हम चलते हैं, हम इसको करते हैं एक बार, समझिएगा भाई। अगर आपको पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, अगर यहां से हमको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है तो कैसे करेंगे। देखिएगा, आपको pH की वैल्यू दी हुई है और यहां से आपको अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता करनी हो तो आपको pH का एक फॉर्मूला यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है। pH का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, वो ये होता है pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अगर यहाँ pH की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको 10 दी हुई है, ये हो जाएगा माइनस का log बेस 10 H प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10 इज इक्वल टू log बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन। अगर log बेस 10 को बराबर के इस तरफ हम ट्रांसफर करते हैं तो इस तरफ की जो वैल्यू है 10 की पावर में चली जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा, अगर log बेस 10 को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 10 टू पावर माइनस का 10 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहां से हमारे पास H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन आई वो कितनी आ गई, 10 की पावर माइनस का 10 की पावर माइनस का 10। अब यहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं नैनसेट समीकरण का उपयोग करके। देखिएगा, H प्लस से H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट H प्लस 2 H2 माइनस 0.0591 बटे 1 log बेस 10। अब देखिएगा, यहां इसको हमने H प्लस किस में चेंज हो रहा है, H2 में चेंज हो रहा है। तो इसकी जो सेल समीकरण है उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसकी सेल समीकरण को लिखा जा सकता है H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ H2। तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा H2 और रिएक्टेंट हो जाएगा H प्लस, और H2 गैस है, इसकी का आपका जो प्रेशर है हमको कितना लेना है, 1 बार लेना है या 1 atm लेना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन 1 अपॉन
H प्लस की कंसंट्रेशन, और H प्लस की जो कंसंट्रेशन है प्यारे बच्चों हमको कितनी दी हुई है 10 टू पावर माइनस का 10, 10 टू पावर माइनस का 10। तो ये तो हो जाएगी आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन। और ये जो है यानी कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन या जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। चाहे वो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो चाहे वो अपचयन विभव हो, उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है कितनी है 10 टू पावर माइनस का 10। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा E H प्लस 2 H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 log बेस 10 1 अपॉन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस का 10, 10 टू पावर माइनस का 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर प्लस का 10। देखिएगा बच्चों E H प्लस 2 H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 log बेस 10 10 टू पावर 10। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10। इसकी वैल्यू 10 कितनी 10 कैसी होती है हम समझते हैं, देखो भाई log बेस 10 10 टू पावर 10, एक फॉर्मूला होता है log वाला, log m की पावर n, ये फॉर्मूला होता है n log m, यानी कि ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n, n जो है log से आगे आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे log 10 log बेस 10 की पावर 10। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। जब यहाँ 10 लिखेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 0.591 वोल्ट, कितना आ जाएगा -0.591 वोल्ट। ये हो गया इसका अपचयन विभव। अगर इसको हम इस रूप में लिखना चाहें H2 H प्लस तो क्या हो जाएगा साइन अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस 0.591 वोल्ट। बोलो बच्चों बिल्कुल सिंपल है क्या। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक बार आप कीजिएगा, नोट कीजिएगा बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, हुई है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, इसको समझिएगा। निकाय Mg2 प्लस 2Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात करेंगे, का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखो भाई ये जब आपको टॉपिक मैंने पढ़ा है इससे पहले कि अगर वीडियो को आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। समझो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना होता है उसे किसके साथ लगाया जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लगाया जाता है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ इस कंडीशन पर Mg2 प्लस किसमें चेंज हो रहा है, Mg में चेंज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो किसका काम करेगा मेरे बच्चों, कैथोड का,
ये तो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, हम एक बात जानते हैं प्यारे बच्चों, ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। देखो भाई, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड, कैथोड किसका बनाएंगे, Mg का, ई Mg2+ से Mg माइनस ये हो जाएगा आपका ई, ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, यानी कि H2 से क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा। ये जो है, अगर हम मानक कंडीशन की बात करते हैं, हम मानक कंडीशन की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगी। तो Mg यानी कि Mg2+ से Mg का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, सेल विभव के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है ज्ञात कर सकते हैं। जो E0 सेल की वैल्यू आएगी वो ही इस इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों आपका, क्या जिंक के पात्र में, क्या जिंक के पात्र में CuSO4 का विलयन रखा जा सकता है। अगर इनके आंसर की बात करें तो आंसर आएगा इसका नहीं। जिंक के पात्र में हम कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते। जैसे मान लो बच्चों, ये आपका जिंक का कोई पात्र है, ये किसका पात्र है, आपका जिंक का कोई पात्र है। इसमें हम क्या रखेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन रखेंगे, CuSO4 का विलयन रखेंगे। किसका विलयन रखेंगे, CuSO4 का विलयन अगर रखेंगे तो Zn+2 की जो क्रियाशीलता है, Zn+2 की जो क्रियाशीलता है कॉपर से क्या है, ज्यादा है, कॉपर से क्या है, ज्यादा है। तो Zn+2 क्या करेगा, Zn2+ क्या करेगा, सॉरी Zn क्या करेगा, इस Cu+2 को यहां से विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिंक का यहां से क्षय होने लग जाएगा, जिंक का यहां से क्या होने लग जाएगा, क्षय होने लग जाएगा और इस पात्र में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि जिंक के पात्र में हम कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक की जो क्रियाशीलता होती है कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्यारे बच्चों हमने आज 5 प्रश्न किए। आशा मैं करता हूं इस बात की कि पांचों प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप लोग अपने इस चैनल को यानी कि गामा एकेडमी ऑफ साइंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।